हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 पे हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्लियर करा था। हमने क्या पढ़ा था उसमें कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे कॉमन प्लान्स कौन से थे, मतलब कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लान होता क्या है। टॉपिक है हमारा कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं प्लान हम कहते किसे हैं। ठीक है, एन आइडिया और अरेंजमेंट फॉर डूइंग और अचीविंग समथिंग इन द फ्यूचर। एक ऐसा आपका आइडिया या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अरेंजमेंट करना चाहते हैं जो आप अपने फ्यूचर में अचीव कर सकें। कुछ भी आपने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, ये काम करना है, और आपने इसके कुछ कुछ आपने काम बनाए, कुछ डिसाइड करा कि मैं कैसे करूँगा। आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई। आप ये किसके लिए बनाते हो? फ्यूचर के लिए, कि हम ये ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें फ्यूचर में हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आप कहोगे जी हम प्लान बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अब ये देखते हैं, वाई इज़ देयर नीड अ प्लान। वाई स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन। जब आप ये सोच लेते हो कि आपको जो काम करना है वो आपको कैसे करना है, आप पहले ही सोच लेते हो, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो प्लानिंग आपको क्या देती है? एक डायरेक्शन देती है, आपको एक राह दिखाती है कि आपको ये काम कैसे करना है और आप उसे कैसे करोगे। प्लानिंग एंश्योर दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली डिफाइंड सो दैट। और प्लानिंग आपको क्या बताती है? जो आपका गोल है उस पर आप कैसे पहुंच सकते हो, डिफाइन कैसे करोगे, और इसे इजीली कैसे पता लगाओगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको क्लियर डिफाइन हो जाता है। दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग वॉट एक्शन शुड बी टेकन एंड विच इज डायरेक्शन। और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको किस राह में जाना है या किस जरिए आपको अपना गोल पूरा करना है, और आपको एक्शन का सही मायना पता चलता है किस डायरेक्शन से वो पूरा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले पेज पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते किसे हैं, अब ये जानेंगे। अब इकोनॉमिक प्लानिंग हम कहते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि यूटिलाइज करें आप अपने कंट्री के रिसोर्सेज, जितने भी आपके कंट्री के रिसोर्सेज हैं, किस डिफरेंट वे में। आप ऐसे डिफरेंट वेज चुन सकते हैं जिनसे आपका डेवलपमेंट हो सके और आपकी नेशनल प्रायोरिटी हो। मतलब आपका देश, आपके जो आपके गोल्स होंगे, जो आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे, वो आपके किसके हित में होने चाहिए? आपके देश के हित में। इसलिए आप अब इसे इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। समझ गए आप इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे कहते हैं? और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? हमारी जो प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, नेक्स्ट नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, अब ये देखेंगे। इंडिया इनहेरिट फ्रॉम द ब्रिटिश आर बैकवर्ड एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इट वॉज एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। हमने अपने चैप्टर 1 में ये भी पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी। जब वो छोड़ के जा रहे थे तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट थी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। इसलिए हमें पता चला इंडिया इनहेरिट थे किससे? ब्रिटिश से। और ये बैक इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। मतलब हमारी जैसे इकोनॉमी बैकवर्ड थी तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कैसा था और प्रोडक्टिविटी कैसी थी? वो भी ज़्यादा लो थी। अगर आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड होगी, आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। उसकी वजह से इट वॉज स्टैग्नेंट एज दी जीडीपी ग्रोथ वर डेसिमल एक्सट्रीमली लो। अब आपका अगर प्रोडक्शन ही लेवल लो है तो आपकी क्या होगी? जीडीपी भी कम होगी, क्योंकि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज जितने आपके अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाउंड्री आपकी जितनी भी है कंट्री की, उसके अंदर जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको आप कैलकुलेट करते हो उनकी मनी वैल्यू को। अब आपकी यही कम होगी तो आपकी जीडीपी भी क्या होगी? कम होगी। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज और सप्लाई एंड डिमांड टू ट्रेस इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो आपकी इकोनॉमिक थी उसकी मार्केट फोर्सेज, जो सप्लाई थी, डिमांड थी, वो सब कम थी। उसकी वजह से क्या हो रही थी? पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी कम हो रहा था। इट इज़ नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हैंड द रिसोर्सेज टू बी इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब अब जो आपकी सरकार है उसने क्या सोचा?
अब आपका जैसे बैकवर्ड इकोनॉमी है तो आपको जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, सप्लाई बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसने क्या करा, जब तक सरकार इनिशिएट रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे डेवलपमेंट फैक्ट्रियाज बनेंगी, फिर आपका प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब किसको सपोर्ट करा इन्होंने, बिग इन्वेस्टमेंट किसको सपोर्टेड मिल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा। हैंड द रिसोर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग, इसलिए हमें क्या पड़ी, इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब जो हमारी इकोनॉमिक कमीशन थी वो पढ़ते हैं। इंडिया सेटअप ऑफ द प्लानिंग कमीशन, हमने अपनी प्लानिंग कमीशन कब बनाई, 1950 में। ठीक है, इसे याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इन ऑर्डर टू ओवरसी द एंटायर रेंज ऑफ प्लानिंग, आपको क्या मिलती है, एक एंटायर रेंज ऑफ प्लानिंग को देखते हुए उन्होंने क्या करा, एक कमीशन बनाई आपकी 1950 में। एक बात और, आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग कमीशन होते हैं उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो उसको संभालते पूरी उसकी देखते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रिसोर्सेज एलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन और अप्राइजल ऑफ 5 ईयर प्लान। इसमें और भी क्या आता है, आप अपने रिसोर्स को कैसे ढूंढोगे, एलोकेशन करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, आप उन्हें कैसे करोगे, एंड अप्राइजल ऑफ 5 ईयर प्लान, और आप अपने 5 ईयर्स प्लान को आगे कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब हमारा क्या है, जितने भी हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान आए थे वो हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी थी तो हमारा जाहिर सी बात है अगले साल से हमारा क्या होता है, प्लानिंग लागू हुई थी। तो 1951 से हमारा फर्स्ट कब चला था, 1956 तक। सेकंड प्लान कब चला, 1956 से 1961। ऐसे हमारे क्या हुए, प्लान चलते गए। जो हमारा 12th प्लान था ये कब तक चला, 2012 से 2017। और एक बात और, प्लानिंग कमीशन जब 2015 आया था उसके बाद क्या हो गया था, प्लानिंग कमीशन को बदल के हमारा नया नाम रख दिया था, क्या, नीति आयोग। ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि अब प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम क्या है। प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम क्या है, नीति आयोग। ठीक है, और ये कब चेंज होता है, 2015 में। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमने प्लानिंग करी, अब आपको पता है जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। अब हमारे कुछ कॉमन, जो हमारे 5 ईयर प्लान था उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ हम कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, हम वो पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला क्या है हमारा, जीडीपी ग्रोथ, कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हमारा क्या था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। मतलब increase in GDP gross domestic product implies increase in the level of output in the economy. It implies an increase in the flow of goods and services in the economy. When the increase in the flow of goods and services is consistent over a long period of time, it is called economic growth. Thus GDP growth leads to economic growth. अब इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ आपकी जब बढ़ेगी जब आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। मतलब जितनी भी आपकी डोमेस्टिक कंट्री है, मतलब डोमेस्टिक आपकी बाउंड्री के अंदर जितने भी आप अपने गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, और इनकी टोटल सम जितनी भी मनी वैल्यू होती है जब आप उन्हें कैलकुलेट करते हो तो आपकी जीडीपी निकलती है। अब इसमें यही कहा गया है जितना से ज़्यादा आप अपना आउटपुट क्या करोगे, बनाओगे या प्रोडक्शन करोगे, उससे आपका क्या होगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी बढ़ने के भी क्या थे, 2 फैक्टर थे। इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, आप अपनी क्या बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स फाइंड आउट करो जिससे आप क्या कर सको, प्रोडक्शन कर सको अपनी कंट्री में। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आउट पर यूनिट एंड आउटपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आप क्या भी यूज़ करो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो आप क्या कर सकते हो, मोर प्रोडक्शन कर सकते हो अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, ये इसके 2 फैक्टर्स से आप अपनी जीडीपी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अब ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज। इसका मतलब क्या होता है, अब हमारे कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड इस चेंज का, कि जितने हमारे सेक्टर्स हैं वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये उनका चेंज दिखाता है, स्ट्रक्चर दिखाता है पूरा कितना कितना परसेंट कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे होगे एग्रीकल्चर इतना परसेंटेज कर रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का इतना परसेंटेज है, ट्रांसपोर्ट इतना है, इरीगेशन पावर इतना है, सोशल सर्विसेज इतना है और मिसलेनियस इतना है। मतलब सबका इन्होंने दिखा दिया कि कितना डाटा इनका इकोनॉमी में गिवन है। इसी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कंपोजिशन। ठीक है,
आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं। अब सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इट रिफर्स टू अपडेटिंग एंड adoption of modern technology in the process of growth. As noted earlier, output can be increased either by increasing the pool of resources by using output technology. मतलब ये आपको ऐसा बताती है कि आप अपनी इकोनॉमी में क्या लाएं, आपको अपने आप को अपडेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी लाएं। आपने ये भी देखा होगा कि हमने टेक्नोलॉजी की वजह से क्या करता, HYV सीड्स लाए थे, उसकी वजह से क्या हुआ था कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाए थे, उसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ा था, तो उससे हमारी GDP ग्रोथ भी अच्छी बढ़ी थी। इसमें यही बोला है, अगर आप अपडेटिंग करते हो अपनी अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, अपने आप ग्रोथ के प्रोसेस में लेते हो, तो ऐसे नोटेट करा गया लिया जो आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ था पहले, इसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ था किसकी वजह से? जब आपने अडॉप्ट करी अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब आप अपनी नई नई टेक्नोलॉजी या नए नए संसाधन लाए, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन एवोल्यूशन आया इंडियन एग्रीकल्चर। आप जैसे भी जानते होगे कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बाइंडिंग अबाउट एवोल्यूशनली चेंज इन आउटपुट। ये किसके बारे में बता रहे हैं? HYV सीड्स। जब हमारे प्रोडक्शन बढ़ा था, किसकी वजह से बढ़ा था? HYV सीड्स की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। साइंस हैज ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स सच दैट प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज हैज शोन एन एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी फार्म्स एक्टिविटीज़ में किसानों को जब नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं और इरिगेशन सिस्टम मिल रहा है, तो उनका क्या हो रहा है, उन्हें अपग्रेडेशन मिल रहा है, मतलब उनका आउटपुट भी लेवल ऑफ बढ़ रहा है, जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ रही है उसकी वजह से। तो उसके धीरे धीरे आप देखो जैसे प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ रही है, उसमें एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से टाइम बढ़ता जा रहा है। आपने देखोगे सी ऐसे सिस्टम्स आ जाते हैं, हमारे ट्रैक्टर्स हो गए, इनकी वजह से हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या था, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था। अब हम अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, अब इसे देखते हैं ये क्या होता है हमारा। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेज। अब सेल्फ रिलायंस का मीन्स क्या होता है? सेल्फ रिलायंस का मीन्स हो गया कि आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, किससे रिलेटेड चीज़ों पे, फाइनेंस एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई निर्भर नहीं होना, हमें अपने आप से खुद से बनना है। ठीक है, मतलब सेल्फ रिलायंस का मीन्स हो गया स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस, आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। किस चीज़ से रिलेटेड? फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेज, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब सेल्फ सफिशिएंसी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंट अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मेन ही मीन ये था कि जो आप अपने इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो आप बाहर से सामान मंगाते हो, आपको यही रोकना है। अगर वो सामान हमारे इंडिया में बन सकता है, उसका प्रोडक्शन हो सकता है, तो आप खुद ही बनाएं, हमें बाहर पे डिपेंड नहीं होना। यही था इसका मतलब कि सेल्फ सफिशिएंसी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंट, मतलब ऐसा आप निर्भर नहीं होना है किसी पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। किस पे? एसेंशियल सप्लाई, जो एसेंशियली सप्लाई होती है, जो आपके डोमेस्टिक कंट्री में बन सकती है। ठीक है, अब इसका एक दी ट्विन गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सस्टेनिंग का एक ट्विन गोल था। क्या? वॉज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग दी फर्स्ट 7 प्लान्स। अब हमने अपने कुछ प्लान्स देखे थे, कौन से वो देखते हैं एक बार। जो ये 3, 3, 6, 7, जो ये 7 प्लान थे, सॉरी, जो ये आपके 7 प्लान थे, इसमें इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया, मतलब इनका ट्विन गोल था, इसलिए सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी इन 7 प्लान्स में थी। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया वॉज प्रेस्टेड टू एंड वॉर विद पाकिस्तान 1965 फॉर फेवर ऑफ फूड गेन सप्लाईज फ्रॉम USA। जब हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, 1956 की बात है, उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था? USA पे डिपेंड रहना पड़ रहा था, किसकी? फूड गेन की सप्लाईज पे। यही हमारी निर्भरता दिखा रही थी कि हम अगर वहाँ से हमें फूड गेन नहीं मिलता तो हमारा क्या होता। ठीक है, देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्या है हमारा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। मतलब अब जब हमने अपने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, इससे हमारी GDP ग्रोथ तो बढ़ रही थी, बट ये तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हमें ये भी देखना था कि हमारे देश में क्या रहे, इक्विटी भी रहे, मतलब सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लाएं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी।
Economic growth would become a meaningless exercise if the benefits of growth occur to only a handful people in the society. Noted following observation carefully. अब इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप ऐसी ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आपकी जीडीपी बढ़ती जा रही है, आपको ग्रोथ हो जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, ऐसी इनकम का कोई फ़ायदा नहीं है जो एक ही हाथ में रह जाए। आपके देश में इतने सारे लोग हैं तो सबको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी ऑफ हैंडफुल पीपल सोसाइटी नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखना है। फर्स्ट, growth serve virtually no purpose in a society was richer than become richer and poor continue to struggle even for the essential of life। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपकी इकोनॉमी में जो रिचर सेक्शन है वो रिच होता जाए, पुअर क्या हो, पुअर और पुअर होता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिचर है वो भी रिच हो, लेकिन इतना नहीं कि जो पुअर है उनको रिलेटेड हो। अब जो पुअर है वो भी क्या होने चाहिए, थोड़े उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, उनकी भी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पुअर है, हमारी देश तो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन जो हमारे देश का पुअर है वो भी और पुअर होता जा रहा है, उन्हें भी क्या करना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये था। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब हमें जो ग्रोथ हो रही है, जो उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो हर सोसाइटी के सेक्शन तक, हमारी जो सोसाइटी है उसके सब तक पहुंचनी चाहिए। जितने भी हमारे पुअर सेक्शन है, रिच सेक्शन है, जितनी भी सारे सेक्शन हैं उनमें हमारे बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। थर्ड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्विटी एंड दिस वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव और गोल प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल गोल क्या था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सोशल इक्विटी के साथ। मतलब अब ध्यान रखना, हम इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इक्विटी की बात करते हो तो अगर आप, हमारे देश में डॉक्टर की फ़ीस कितनी है, अगर उनकी सैलरी हम 100 रुपीज़ लेते हैं तो ऐसे कंपाउंडर की जो क्या होगी, उनकी भी 100 देनी होगी। ये तो इक्विटी का मीन्स तो यही हुआ कि हमें इक्विटी, कंपाउंडर है उसे भी 100 रुपीज़ देने और डॉक्टर को भी 100 रुपीज़। नहीं, हमने इसलिए क्या लाए, हम क्या करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स होता है उनके काम के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। जैसे डॉक्टर की फीस 100 है तो कंपाउंडर की कितनी होगी, 50 रुपीज़, ठीक है। हम क्या लाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी नहीं लाए, ठीक है, याद रखना है। दी प्लानर्स इंडिया स्टेट्स पॉइंट एट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथिंग, शेल्टर, बिसाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब हमारी वो कमीशन क्या सोचते थे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बिसाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो हमारी पब्लिक की बेसिक नीड्स है वो हम पूरी कर सकें, यही होता है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल भी है, देखो इक्वलिटी का और इक्विटेबल का। इक्वलिटी आप देख रहे हो, छोटा भी है, वो क्या है, देख नहीं पा रहा, ऐसे तीनों खड़े हैं लाइन से। हमने क्या करा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जिसको ज़रूरत हमने उसको दी, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है इसको दी, सब क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब यही था हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, कंक्लूजन क्या है ये देख लेते हैं। इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, Mixed economy with the planning become our model of growth after independence. Public sector was to play the flagship role in the growth and development of the country. Growth process was to pursue according to the specified targets plan after plan. मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक प्लानिंग को हमने अपना क्या मान लिया था, ग्रोथ मॉडल मान लिया था। मतलब मॉडल ऑफ ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या करा, अपने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करा। उसके बाद हमने क्या करा, सेक्टर वॉज प्ले द फ्लैगशिप रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो पब्लिक सेक्टर था उसने क्या लिया है, बहुत अहम अपना हिस्सा, भूमिका निभाई किसमें, हमारी डेवलपमेंट में। क्योंकि पब्लिक सेक्टर था, जो हमारा सरकारी क्षेत्र था, जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थे, उनकी वजह से क्या होता है, हमें बिग इन्वेस्टमेंट मिला, पुश मिला, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, ऑफ द कंट्री द ग्रोथ प्रोसेस वॉज परस्यूड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टारगेट्स एंड प्लान आफ्टर प्लान। अब जैसे जैसे हमारे प्लान बढ़ते गए, आगे आगे 5 ईयर प्लान बढ़ते गए, ऐसे ऐसे हमारे स्पेसिफाइड टारगेट बनते गए, हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपकी कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसे ही हमारे चलता गया, जैसे हमने कई सारे प्लान देखे थे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर में कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और मोर वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारे एचडी के क्लासेस को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।